आप सभी को नमस्ते। ये जो आपका 2 दिवसीय गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति के साथ मिलकर हंसराज कॉलेज ने आयोजन किया और आज का ये विशेष सत्र है जिसको डॉक्टर विजय मिश्र ने समापन सत्र कहा। राकेश जी, मैं समापन सत्र इसको इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी गोष्ठी का किसी भी सत्र कोई भी समापन नहीं होता बल्कि नई दिशा देने वाला सत्र होता है। जो अंतिम सत्र होते हैं वो नई दिशा देने वाला होता है। तो ये नई दिशा देने वाले सत्र के आज जो हमारे आकर्षण का केंद्र है राकेश उपाध्याय जी भारतीय जनसंचार संस्थान से। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनसंचार संस्थान से हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के साथ मिलकर हम कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन राकेश उपाध्याय जी उस समय भारतीय जनसंचार संस्थान से आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो राकेश जी, ये सुखद संयोग आपके कारण ही बना होगा। ऐसा माना जा रहा होगा कि राकेश उपाध्याय जी के संयोजन में सब होगा, लेकिन आपको सच में बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे आप और आपका संस्थान इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। दूसरा विशेष कारण ये है कि राकेश उपाध्याय जी पहली बार हंसराज कॉलेज आए हैं और राकेश जी को पता भी नहीं होगा, लेकिन हम सबको पता है राकेश जी जो पहली बार हंसराज कॉलेज आता है उसको हम अपने हंसराज परिवार का सदस्य बनाते हैं। तो आज से आप हमारे परिवार के सदस्य बने, हंसराज परिवार को आपने गौरवान्वित किया, इसलिए हम आपका विशेष अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विजय मिश्र, हिंदी विभाग और अन्य विभागों के प्राध्यापक गण, विद्यार्थी और शोधार्थी। आप लोग सचमुच जो खास तौर पे विद्यार्थी हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2 दिन के इस कार्यक्रम में जो चर्चा होनी थी विकसित भारत और युवा, ये कल आपने देखा कि गांधी दर्शन समिति के भी सदस्य आए हुए थे। गांधी के बारे में भी चर्चा हुई क्योंकि गांधी जो है केवल एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, एक चिंतन है, एक विचारधारा है, लेकिन उसके साथ हम बात जोड़ रहे हैं विकसित भारत, जो भारत आपने 2047 में देखना है। अक्सर हम कहते हैं हम होते तो ऐसा कर देते, मैं प्रिंसिपल होता तो हंसराज कॉलेज में कैसे झंडे गाड़ देते, मैं होता तो। अब आपको भारत ने अवसर दिया है कि जिस समय 2047 का भारत होगा उस भारत को बनाने का दायित्व आपके हाथ में है। ये तो तय है कि भारत को अच्छा बनाना है। अब अच्छा ना बनाना तो आप सपने में सोच भी नहीं सकते। तो भारत कैसा होगा, कैसे हम जो मनोरम की हमारी एक कल्पना रहती है, हम अच्छे मनुष्य बने, एक अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने, जिस भी संस्थान में रहे, जिस भी संस्थान में हो उसके प्रति अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं। और आप में से जो विद्यार्थी आज राकेश उपाध्याय जी को सुनेंगे, मुझे लगता है इनको सुनने के बाद कईयों के मन में आएगा अच्छा हम पत्रकारिता की दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बहुत जगह से जुड़ते हुए जो उनका अध्यापन का अनुभव है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया की दुनिया के जानकार भी होते हैं और अध्यापन की दुनिया के जानकार भी होते हैं। राकेश जी, ये एक विडंबना रहती है, जो मीडिया के लोग होते हैं वो अच्छे प्राध्यापक नहीं होते हैं, जो प्राध्यापक होते हैं उनको मीडिया की तकनीकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उस तरह के कोर्सेज, पाठ्यक्रम जो उन संस्थानों में जाकर करने चाहिए उसकी वो ना होने से, योग्यता ना होने से एक वो जो ज्ञान है वो नहीं होता। लेकिन राकेश उपाध्याय जी के पास ये दोनों ही चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। राकेश जी, आज से आप हंसराज परिवार के सदस्य हुए। मुझे लगता है कम से कम जो पत्रकारिता की बारीकियां हैं, क्योंकि विकसित भारत बनाना है तो पत्रकारिता की उसमें विशेष भूमिका रहनी है, तो उसके लिए आप जब चाहें आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सबको अपना मोबाइल नंबर दे दें, क्योंकि आपके और बीच में उनका क्या संवाद होगा उसके बाद हम लोग लाभान्वित होते हुए उनसे जुड़कर कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सबको शुभकामनाएं। सादर नमस्ते। आदरणीय प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी की आज की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के साथ। आप सबकी जोरदार तालियों से। अभी जिनका इतना स्नेहिल आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और जिन्होंने
एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में और विशेष रूप से एक स्त्री शक्ति की महिमा को केवल हंसराज कॉलेज ही नहीं, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि पूरे देश में एक आशा की उम्मीद भरी किरण दिखाई है। कैसे उत्कृष्ट प्रशासन होता है, कैसे उत्कृष्ट शिक्षक एक नए नए सोपान, नई नई मंजिलें चढ़ता हुआ यहाँ तक आता है। ऐसी प्रोफेसर रमा जी, आपका आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ। मुस्कुराते रहो। तो मेरा स्वभाव है ही है, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। आज से मैं इसको बदलेंगे, हम पेट दिखलाते रहो। बहुत शानदार, बहुत अच्छा विषय रखा है। विकसित भारत का स्वप्न। देश आज़ाद हुआ था 1947 में और 2047 ये हमारी मंजिल है। किसी कवि ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ। घर घर शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उर का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जलाकर मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास तभी से जग में अनुपम अभिनय होता। पूरब उगता है सूरज, उगता है पूरब में, पश्चिम के तम में लय होता। पश्चिम के तम में लय होता। भारत विकसित हो, यही हमारी आजादी के नायकों की कामना थी। विकसित पहली बार हो ऐसा नहीं, विकसित था। ऐसा था कि सारा संसार भारत की ओर खींचा चला रहा। किसी कवि ने कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, एक बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के संपूर्ण इतिहास को अगर देखते हैं तो ये मिट्टी जो है एक बार फिर से, जिसको कहते हैं कि यूनान में एक लोक कथा आती है जिसपे फिनिक्स पक्षी का वर्णन आता है। ऐसा पक्षी है जो मर करके, राख होकर के भी अपनी राख से पुनः जन्म ले लेता है। मैं भारत की विकास यात्रा को, भारतीय समाज जीवन को जब देखता हूँ, उसके महान साहित्य में उसको खोजता हूँ, मुझे ये यूनान की लोक कथा याद आती है कि भारत अपनी मिट्टी में से, इस विश्व सभ्यताओं की राख में से फिर से पुनर्जन्म ले रहा है। फिर से एक महान देश के रूप में, एक महान विरासत के रूप में, महान सभ्यता के रूप में वो दिखाई पड़ रहा है। और वो केवल भौतिक उन्नति नहीं, भारत की जो पहचान है, चिर पहचान है, भारत की जो चिर ध्वनि है, ये इसकी जो महान सांस्कृतिक विरासत है, जो संपूर्ण विश्व में इसको एक अनूठे रूप में देखती है, अनूठे रूप में खड़ा करती है। और इसकी मिट्टी से ऐसे महान रत्न पैदा होते हैं। तो ये बार बार उस भौतिक विकास को इस सांस्कृतिक उन्नयन के साथ लेकर चलती है। इसलिए मैं प्रफुल्लित होता हूं जब अयोध्या भी खिलती है, लेकिन अबू धाबी का भी चिंतन होता है। और उसके साथ साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसमें मनुष्य की गरिमा और मनुष्य को जो भौतिक चीजें चाहिए जीवन जीने के, उसकी दिशा में भी ये संपूर्ण भारत मिल करके प्रयास करता है, पक्ष भी और विपक्ष भी। विपक्ष का काम है, मैं तो पत्रकारिता में रहा, कि वो बताए कहाँ सरकार कमजोर है, कहाँ चीजों को नए सिरे से करने की जरूरत है। वो मिलता जाता है, सरकार भी अपने रास्ते आगे बढ़ती है। और इसलिए एक तरह से
जो 2047 का स्वप्न है, तो उन स्वप्न की पूर्ति की दिशा में जो जो काम हमको करने हैं और उसमें जो युवा का रोल है, अभी मैं समझता हूं कि पुराने वक्ता हमको बता चुके होंगे, सबसे युवा देश हमारा आज की तारीख में दुनिया में है, जिसकी लगभग 65% आबादी 35 साल के नीचे है। और अगर औसत आयु की बात करें तो भारत जो है 28-29 साल की उम्र लेकर खड़ा है, उसका प्रत्येक नागरिक एवरेज एज के पॉइंट से। एवरेज एज के पॉइंट से भारत इसलिए यंग है क्योंकि चाइना 38-39 ईयर्स लेकर के एवरेज एज खड़ा है, जापान 48 ईयर्स लेकर खड़ा है, अमेरिका में, यूरोप में एक स्टैग्नेशन है, आबादी बढ़ नहीं रही, ये समस्या है उनके सामने। और इसलिए अमेरिका, मुझे ख्याल है 10 साल पहले भी 31-32 करोड़ था, आज भी 33 करोड़ है, लेकिन 10 साल पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत बहादुरी कर रहे हैं लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक देश की यंग एज के पॉइंट से इस पर डिस्कस करें तो भारत एक यंग देश है, युवा देश है, और एक इसका जो लाभांश है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते हम अपनी नीति को इस युवा को केंद्र में रख करके थोड़ा सा बदल दें, उसको दिशा दे दें। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम गणित जानते हैं, एक सूद भर का अंतर हो जाता है कहीं उसके सोर्स पॉइंट पर, तो अनंत मील की दूरी पर वो अंतर जो है कितना विराट हो जाता है। इसलिए हम छोटे छोटे प्रयास कर दें उसके सोर्स पर, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में भारी बदलाव आ जाए। और मैं समझता हूं ऐसे बदलाव हुए हैं, इसी के कारण पिछले 8-9 वर्षों में 25 करोड़ लोग, जो भी हमने एक पॉवर्टी लाइन खींच रखी है, मैं तो उससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं, जो भी आयोग बने, लेकिन जो भी है, जो पॉवर्टी लाइन खींची है उससे 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए। एक बुनियादी सुविधाएं भारत के लोगों को जिस रूप में तेजी से मिल जानी चाहिए थी बिना भेदभाव के, हर नागरिक को, एम्पावरमेंट ऑफ एवरी यूनिट, एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। जब तक इस पॉइंट से विचार नहीं होगा कि देश क्या है, शरीर ही राष्ट्र है, तो शरीर की हर कोशिका को अगर हम रक्त आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी नीति गलत है। शरीर को ही अगर सामने रखते हैं तो उसके हिसाब से ये शरीर के हृदय स्थल का कर्तव्य बन जाता है कि वो पूरी ऊर्जा से काम करे और उसकी हर कोशिका को रिजुविनेट कर दे। जो रिजुविनेशन चलता रहता है वही देश अनंत काल तक टिकता है। तो मैं समझता हूं भारत आज दुनिया में जो टॉप 5 इकोनॉमी, उनमें एक बड़ा स्थान लेकर खड़ा हो गया है। ये भारत की नियति है। कोई लीडरशिप कोई भी होता, आज प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, परमात्मा ने उनको सौभाग्य दिया है, लेकिन मैं पिछले 30 वर्षों की अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भारत, ये भूमि ही रत्नगर्भा वसुंधरा है। इसके भीतर से समय समय पर जैसी परिस्थिति होती है वैसे नायक खड़े हो जाते हैं, इसके गर्भ से सामने आ जाते हैं अचानक, पता नहीं चलता। हु आफ्टर इंदिरा, हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो क्वेश्चंस उस दौर में हम जर्नलिस्ट देखते थे, अब वो सवाल आ गया हु आफ्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन अब वो सवाल एक वैक्यूम में नहीं है, उसका आंसर खड़ा है, लोग दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं भाई साहब, नरेंद्र मोदी हैं, इसके बाद ये 5-7 नेता और जबरदस्त खड़े हो गए, कि भारत को एक उम्मीद की दिखा रहे हैं। क्यों? नेता अकेले नहीं खड़ा हो रहा है, नेता एक पूरे टीम वर्क को लेकर चल रहा है, और उसमें से जो उम्मीद है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है, एकेडमिक्स फील्ड में है, साइंस की फील्ड में, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके भीतर से भी हमें लीडरशिप निकाल करके और सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित करना है, उनकी सारी योग्यता क्षमता का पूरा सदुपयोग करना है। ये रास्ता भी मैं देखता हूं बहुत साफ दिखाई पड़ता है अगर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की तस्वीर देखते हैं।
तो ये उनका नेतृत्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेगेसी है। ये काम नियति ने कांग्रेस को भी दिया था, आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कंधे पर आया है। बात यह है कि परफॉर्मेंस का मौका सबको मिलेगा। ये विश्व रंगमंच है, एक दिन आपकी भी किस्मत जगेगी, एक दिन आपको भी उस नाट्य में अपने रोल को, अपने किरदार को निभाना है। सवाल यह है, जनता तय करेगी किरदार आपने कैसा निभाया। तो जो किरदार निभाता है उसको इतिहास याद रखता है। तो भारत, अगर मैं समझता हूं 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी आज की तारीख में है, लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? मैं वही देख रहा था, कुछ डेटा मेरे दिमाग में था, मैंने कहा वो बताना उचित होगा। हमारा मुकाबला जिस रूप में है, तो हमारे सामने नंबर 1 पोजीशन पर अमेरिका खड़ा है। और अमेरिका केवल अकेले नहीं खड़ा है, पूरी यूरोप की शक्ति साथ लेकर खड़ा है। एक कैपिटलिस्ट मोनोपोलाइज वे में खड़ा है, हिंड्रेंसेस लेकर खड़ा है। उसके पास जो टूल्स हैं, जो दुनिया को चलाने वाले शक्ति केंद्र हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल्स हो, चाहे तमाम इकोनॉमिक फोरम हो, IMF हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में तो उसी का एक तरह से एकाधिकार चल रहा है। क्योंकि उसकी पॉलिसी, उसकी जो लेगेसी है, उसकी जो थॉट प्रोसीजर है, उसके जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनका जो एकेडमिक एंडेवर है, उनके जो एकेडमिक सिलेबस है, उनके जो कोर्सेज हैं, जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में सोचा जा रहा है, वही कॉपी पेस्ट दुनिया में हो रहा है। और क्या नया हो रहा है? लेकिन हमें इस मानसिकता से मुक्त होकर के एक नए अल्टरनेट की ओर बढ़ना है। भारतीय लीडरशिप, भारतीय नेतृत्व 2047 के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है, तो उसमें एक अल्टरनेट डिस्कोर्स खड़ा कर रहा है। ये आधी अधूरी ये सल्तनतें नहीं चलेंगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको जगह देनी पड़ेगी। और ये जगह हमारी लापरवाही से हमने खो दी थी, वो जगह हमको ऑफर थी, लेकिन उदार मना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो जगह चाइना को दी थी। और आज परिणाम क्या है? इसलिए हमारी टक्कर चाइना से भी है। चाइना भी उसी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को लेकर चल रहा है, डिक्टेटरशिप। ऐसा पड़ोस में खड़ा है कि जिसकी मिलिट्री ही शासक है, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई आजादी नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं। अनंत जीवन काल के लिए जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट हो गए, डेमोक्रेसी का कोई नाम लेवा नहीं है। किसी देश की, किसी सरकार की सेना होती है, वहां तो पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसी की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है। तो उनकी मानसिकता, उनका सोच, उनका चिंतन कैसे भारत को हमबन टोटा से लेकर के, और चाहे पाकिस्तान ने अपने पोर्ट दे रखे हैं पहले से, श्रीलंका ने भी दे दिए भारत को, और उधर मालदीव। तो एक खतरा कैसा घेरने भारत को खड़ा कर रहा है। एक बेल्ट इनिशिएटिव उनका अलग से है, बीजिंग से लेकर के और कराची तक का। तो आप समझो कि भारत के सामने खतरा क्या है। इसलिए चाइना भी दूसरी सुपर पावर, सुपर इकोनॉमी बन करके खड़ा है। 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना, और 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की। तीसरा हमारे सामने जापान है और जर्मनी, और उसके बाद हम खड़े। जापान और जर्मनी की जो इकोनॉमी है हमसे बहुत ऊपर नहीं है। केवल 5.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी जापान की है, 5.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जर्मनी की। लेकिन पर कैपिटा इनकम जब देखेंगे तो हम और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है, हमारे पास व्यापारी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, ये दुनिया के अंदर एक झंडा गाड़ करके हजारों साल से चलते रहे हैं, फिर से खड़े हो रहे हैं। मैं इतिहास की परतें देखता हूं तो मुझे जगत सेठ की याद आती है। जगत सेठ का नाम आपने सुना हो, शायद, हो सकता है ना भी सुना हो। जगत सेठ कौन थे मालूम है आपको?
जगत सेठ वो बैंकर थे जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जा लेती थी, मुर्शिदाबाद के सेठ थे। जगत सेठ ने ही प्लासी के मैदान में खेल कर दिया। क्यों? ये शुजाउद्दौला था और उसके जो बेटे थे ये जगत सेठ के साथ बदतमीजी करने लगे, अत्याचार अनाचार करने लगे और जुल्म ढाने लगे। जगत सेठ ने कहा तुम कौन सबक सिखा के रहेंगे। ये कहानी इतिहास में बहुत कम लोग, लेकिन इसका उल्लेख विलियम डेल रिम्पल ने अपनी किताब एनार्की में किया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। वो कहता है ये जो कैरेक्टर है इस पर तो ध्यान ही नहीं गया। जगत सेठ कर्जा दे रहा था, सारी दौलत जगत सेठ के पास जमा थी। भारत का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं पूरे यूरोप और इंडिया को मिला करके अगर सबसे बड़ा बैंक और उस समय विश्व के पटल पर कोई खड़ा था, जगत सेठ अकेले खड़ा था। आप कल्पना करो कि भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट क्या थे, उद्योगपति, व्यापारी, हुंडी, ये ट्रेडिशन लेकर खड़े थे। तो धन दौलत तो भारत अपने परिश्रम पराक्रम से खड़ा कर देता है। क्यों खड़ा कर देता है? क्योंकि दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड आपके पास है। मैं तो भारत को बड़े दूसरे तरीके से व्याख्यायित करता हूं, यहां नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये सुजलाम सुफलाम भूमि है, साधारण भूमि नहीं है। ये भूमि जो है इसने विश्व को सृजा है, सृजन किया है। विश्व सभ्यताओं को अपनी छाती से लहू पिला करके उनको शक्ति दी है। और केवल अगर मैं केवल एग्जाम्पल की बात करूं तो भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक है और ये प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने प्रकाशित की। अंग्रेजों के समय ये लिखी गई थी, सुंदरलाल ने लिखी थी। एक सर सुंदरलाल हमारे बीएचयू में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। बाद में ही वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड बाई द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाई महामना मालवीय। लेकिन ये दूसरे सुंदरलाल हैं, इलाहाबाद के ही थे। इन्होंने लिखी और जबरदस्त संकलन, इस पर अंग्रेज सरकार ने बैन किया, लेकिन बाद में छपी। ये जो भारत में अंग्रेजी राज है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये पढ़िए। ये गांधी जी के अनुयायी थे। इसमें केवल 2 पैरा है और ये पैरा इसको क्रॉस चेक करके विलियम डेल रिम्पल ने भी सही माना। विलियम डेल रिम्पल ने लिखा है कि इंग्लैंड की हालत क्या थी भारत आने से पहले, अरे पूरे यूरोप की क्या हालत थी भारत आने से पहले। कभी सोचा है भारत क्या था? एक जो इकोनॉमी का डाटा एंगस मेडिसन ने दे दिया है उसी को हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो असली पिक्चर है उसको देखने की जरूरत है। वो इकोनॉमी का डेटा दिया है कि वर्ल्ड जीडीपी में अकेले भारत पिछले 2000 साल से लगातार 32% 35% अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा था। और अंग्रेजों के आने के समय तक, यानी मुगलिया सल्तनत के समय भी, जबकि चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह हजारों घोड़े ऊंटों पर लाद करके इसी लाल किले से मुगलों की जमा की हुई 200 साल की दौलत एक झटके में लेकर के मिडिल ईस्ट चले गए। ये सारी दौलत जो लूटी गई भारत की, भारत कंगाल हुआ, सोने की चिड़िया जिसका नाम था। इस इतना होने के बाद भी भारत 17वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी के एंड में, आप समझ रहे हैं वर्ल्ड जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है आज अमेरिका का, तो मैं समझता हूं कि 25%, 24% लेके भारत अकेले खड़ा था। 24%, 25% भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं इसको दूसरे उदाहरण से भी आपको समझाता हूं, वो ज्यादा सरल है। वो ये है, भारतीय रुपए की कीमत क्या है आज की तारीख में डॉलर के मुकाबले? क्या है? हमारा जो रुपया है, $1 में कितने रुपए आ रहे हैं? 83 रुपए। हाँ सर, 83 रुपए, 84 रुपए का डॉलर है। अब आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, 1947 में $1 कितने रुपए के बराबर था? आप सब विद्यार्थी हैं, ये सब डेटा समझिए, ध्यान करिए, इससे आपको रिसर्च की तमाम संभावनाएं मिल जाएंगी। तो $1 जो है 46 में $1 के बराबर था। आजादी मिलते ही कर्ज जो इधर उधर हुए और गांधी जी ने जो आंसर कर दिया 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दो, ये सब दुनिया भर का जो हुआ, 48 में $1
₹2.5 के बराबर हो गया, 2.5 से ₹3.5, यही डेटा है। ₹3.5, $1। कब की बात कर रहा हूं? 48 की, 47 की, 46 की। और मैं आपको और 20 साल पीछे पिक्चर ले जाता हूं। आप 1902 की बात करिए, $1 भारत के रुपए के सामने कहां खड़ा है? आप में से कोई गेस करिए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो डॉलर है, अब जो भी है उस समय इकोनॉमी, अब तमाम इकोनॉमिस्ट में बहस चलती है इस मामले को लेकर के, लेकिन सच्चाई जो छल करके आ जाती है वो तो आजादी के समय वाली जो डेटा मैंने बताया वो तो सत्य है, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और 1902 का डेटा बता रहे हैं, हमारा 10 पैसा $1 के बराबर खड़ा था। $1 में, हाँ, 10 पैसा, हमारा ₹1 $10 के बराबर था। आप इमेजिन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी जो लिख रहे हैं वेल्थ ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट, अरे दादा भाई नौरोजी नहीं, ये मैं पुस्तकें ना ओरिजिनल पुस्तकें लेकर चलता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, इकोनॉमिस्ट भी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कौन जानता है, बाकी तो गीत गाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे, कानून में बाद में घुसे, और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग उनका रिसर्च टॉपिक है जो उन्होंने सबमिट किया। इसका केवल एक पैरा पढ़ के आपको सुना रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? एट द क्लोज ऑफ द मुगल एम्पायर, इंडिया जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम वाज इकोनॉमिकली एन एडवांस्ड कंट्री। हम एडवांस कंट्री बनना चाहते हैं ना, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं हम थे एडवांस, और हर ट्रेड वाज लार्ज, हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर वेल डेवलप्ड। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जो डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं वही पढ़ रहा हूं। एंड क्रेडिट प्लेड एन एप्रिशिएबल पार्ट इन हर ट्रांजेक्शंस। पर क्या हुआ, क्या गणित किया गया जो भारत लगातार लुढ़कता चला गया। ये डॉक्टर अम्बेडकर का रिसर्च है। 1800 से 1893 के बीच में रुपए के साथ क्या खेल किया गया, क्यों भारत आर्थिक रूप से लूटा गया। इसका केवल एक उदाहरण और वही दे रहे हैं, वो क्या है मैं दे करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। Another important change that took place in the economy of the Indian people about this time was the enormous increase of trade. For a considerable period, the British tariff policy and the navigation laws had put a virtual check on the expansion of the Indian trade. क्या लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर? England compelled India to receive her cotton and other manufacturers at nearly nominal to buy 2.5%, 2.5% पर उन्होंने कहा हमसे लो, ड्यूटी लगा दी, बिल्कुल नॉमिनल पर। भारत आएगा तो उनको 2.5% देना है, और यहां से जो जाएगा उस पर देखो। While at the same time England prohibited the entry of such Indian goods as competed with hers within her territories by prohibitory duties ranging from 50 to 500%. 500% टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी, भारत से कुछ जाएगा ही नहीं, रोक दो इनको। ये जो लूट हुई भारत की, जो वारेन हेस्टिंग था, मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, 13-14 साल मैंने पत्रकारिता की है। आज तक में रहा, जी न्यूज़ में रहा, लाइव इंडिया में रहा, न्यूज़ 24 में रहा, तमाम जो हमारे लेफ्ट के दिग्गज लोग हैं सबके साथ मैंने काम किया है, अच्छे से काम किया है। मेरा ही लिखा पढ़ पढ़ के ये सब लोग हो गए बड़े आदमी। मैं सही बता रहा हूँ, हम तो पर्दे के पीछे रहते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, जो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखते थे ये लोग पढ़ते थे। तो जो दिखता है जो बिकता है, हम तो दिखे नहीं, हम तो लिखते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर का जो डेटा है ये बताने की जरूरत है, उनकी स्टडी है। और इस डेटा पर एक और मजेदार बात है, जो प्रीफेस है अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल अच्छा चाट जाता हूँ क्या लिखा है। तो पहला काम प्रीफेस जरूर पढ़ो,
कोई किताब पढ़ना शुरू कर रहे हो, लेखक की भूमिका पढ़ो, लेखक ने किस मानसिकता से क्यों लिखा, और उस पर एक अच्छे विद्वान का, एक अच्छे स्कॉलर का वो प्रीफेस भी ले लेते हैं। तो वो जो है फॉरवर्ड ले लेते हैं। प्रोफेसर एडविन कैनन थे, कैम्ब्रिज में थे, डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत मानते थे, भी डॉक्टर अम्बेडकर विद्वान थे, पढ़ते लिखते। उस समय उनका मन जो है क्या कह रहा है, प्रो इंडिया। देखिए क्या उसमें लिखा है, आई एम ग्लैड दैट मिस्टर अम्बेडकर हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग ए फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज बुक एज ही इज अवेयर आई डिसएग्री विद अ गुड डील ऑफ हिज क्रिटिसिज्म। पहली लाइन लिखी, मैं सहमत नहीं हूं जो आपने इतनी मोटी किताब लिख दी है। इन 1893 आई वॉज वन ऑफ द फ्यू। अब वो अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं भी इसमें शामिल था, रुपए का जो डिवेल्युएशन हुआ, भारत जो है इस तरह से हुआ। लेकिन वो बीच में फिर लिख रहे हैं, वो मान रहे हैं इन हिज प्रैक्टिकल कंक्लूजन, जो डॉक्टर अम्बेडकर का कंक्लूजन है, आई एम इंक्लाइन टू थिंक ही इज राइट। वो सही बात कह रहे हैं, ये हुआ है इनजस्टिस। और क्या है, एक और डीपर लाइन लिखते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम बीइंग परवर्टेड टू सूट सम corrupt purpose is very considerably greater than the possibility of the simple gold standard being so perverted। रुपया और एक्सचेंज रेट गोल्ड के साथ, इसको जो ब्रिटिश सरकार ने उस समय की किया कराया, उसके कारण भारत की जो इकोनॉमिक लूट शुरू हुई। भारत लगातार एक बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल देने के बाद भी उसके हाथ में, उसके कारीगरों के, उसके शिल्पकारों के, उसके मजदूरों के हाथ में आ क्या रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने वो भी बंद करना शुरू किया। ढाका की मलमल बंद कराई, लोहे का उत्पादन बंद कराया। आप समझते दुनिया में बेस्ट लोहा कहां पैदा होता था, कौन पैदा करता था? दुनिया का बेस्ट आयरन यही तो आपके देश में पैदा होता था। और नहीं विश्वास है तो हमारा आईएमसी है जेएनयू के सामने, वहीं कुतुब मीनार है, उसी बगल में एक लोहे का पिलर खड़ा है 2000 साल से। अब कोई बेस्ट से बेस्ट लोहे का पिलर खड़ा कर दो भाई साहब, 100 साल में मटिया मेट होने लगेगा। 2000 साल से खड़ा है, कोई उसके ऊपर छतरी नहीं लगी है। हाँ, पानी बरसता है, वो पूरा भीगता है, लेकिन उस पर जंग नहीं लगती। दुनिया के स्टील उत्पादकों को आज भी चिढ़ाता है कि ऐसा जो है क्वालिटेटिव लोहा आप ही बना के दिखा दीजिए। ये लोहा उत्पादन। और दूसरी बात बताऊं, ब्रिटेन में जो टेम्स नदी पर पुल बना, लोहे का पुल पहला, कहां के लोहे से बना? यहीं से लोहा ले गए। कहावत है हमसे लोहा मत लेना, ऐसी तो तुम्हारी लोहा लेने की लोहा यहां से ले गए। नमक है, नमक इंडस्ट्री में, नमक के कारोबार में लगी हुई जातियों को बर्बाद कर दिया। हमारे गांव में आसपास नूनिया चमार कहे जाते हैं, नूनिया चौहान अनुसूचित जाति में है। नमक के पूरे कारोबार पर इनका एकाधिकार रहता था। भारत में जो नमक है, रॉक सॉल्ट भी है, ब्लैक सॉल्ट भी है। अरे जो ऊसर जमीन है उससे भी साल्ट निकाल लेते थे। हमारे देश के लोग तकनीकी में बड़े माहिर थे, मिट्टी से नमक निकालते थे, पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे नमक। समंदर का नमक तो ये लोग ले आए। अरे समंदर का नमक जो है, उस पर मैं नहीं जाता उसके कारण बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना, समंदर का नमक ज्यादा खाते हो तो खाना बंद कर दो भैया। क्यों बंद कर दो? चंद्रमा के साथ ही जो है उछाल मारता है, चंद्रमा को लपकना चाहता है, हैं? फुल मून जब आता है समंदर सीमा तोड़ देता है। पानी ही तो है, वही समंदर का नमक रोज खा रहे हो दबा करके सुबह से लेकर शाम तक। जब फुल मून आएगा तो वो तुम्हारे भीतर भी उछाल मारेगा। कोई पूर्णिमा के दिन उछल रहा है तो यही कारण है। अरे मैं सही बता रहा हूँ। इसीलिए भारत ने कहा अरे रॉक सॉल्ट खाओ, ये उछाल नहीं मारेगा। रॉक सॉल्ट खिलाने वाला भारत है, उसके मेथड को जानता था, इसका इम्पैक्ट बॉडी पर क्या होता है। आयुर्वेद के हमारे विशेषज्ञ थे। ये सारा नमक का कारोबार बंद कर दिया। गांधी जी को दांडी यात्रा निकालनी पड़ी। अंग्रेज ने कहा बनाने नहीं देंगे आपको हम। तो 1930 में गांधी निकलेगा नहीं, कैसे नहीं बनाने दोगे?
हमारे नमक के खेत, हमारे नमक के किसान बर्बाद कर देंगे आप, हम बनाएंगे नमक। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के चचा लोग आ गए, कहे इसमें आयोडीन मिलाओ, आयोडाइज लाओ। वो आयोडाइज तकनीक हमारे किसानों को मिली नहीं, बंद कर दिया इन लोगों ने, नमक का कारोबार छीन लिया, पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, कमा के सब लाल हो गए, हमारे गरीब बेहाल हो गए। झूठ बोल रहा हूं क्या? अच्छा बाटा कंपनी, अरे इस देश के अंदर 1857 तक कैसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आज आपको बताता हूं, एट ए टाइम जो है 50-50 गणराज्य भारत में हुआ करते थे, हर गणराज्य की चतुरंगड़ी सेनाएं होती थी। आप सबसे कहूंगा माहिष्मती फिल्म देखिए, अरे बाहुबली, नहीं फिल्म देखना तो माहिष्मती का थीम सॉन्ग सुनिए, माहिष्मती साम्राज्य मजेयम है, दसों दिशाएं सुबह शाम सब करते इसको प्रणाम, शूल श्रेणी खड्ग श्रेणी अश्वदल महाराज पद वंदनम। ये जो डायलॉग बाहुबली करता है वो अपने छोटे भाई के राज्यारोहण के समय, इसमें मैसेज है। मैसेज क्या है कि ये जो सेनाएं थी चतुरंगणी, इनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी, इनका पदत्राण है, शिरस्त्राण है, इनका रक्षा कवच है, चमड़े का बाजूबंद है, चमड़े की सारी कवच है, लोहे का कवच है, घोड़े पर कसा जा रहा है, घोड़े की सजावट देखी है, घोड़े पर जीन कसी जा रही है, हाथी पर हौदा चढ़ाया जा रहा है, सब चमड़े का काम, सजाने का काम। इस देश में हाथी घोड़े भी सोने से ढके रहते थे। आज भी दक्षिण चले जाओ, कैसा सजा देते हैं हाथी को, कॉपर से सोने से सजा करके रखते हैं। ये जो समाज था, सारी आर्मी डिफंक्ट हो गई, सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक आदेश से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी सब दे सब लेके आए। इन्होंने चुन चुन करके भारत की एक एक जातियों की स्वायत्ता को, कारोबार को ध्वस्त कर दिया। ये भारत लूटा जाने लगा। चमड़ा कहां से आएगा? बाटा आएगा, ये लेकर आएगा। भारत में पत्रकारिता कहां से आई? वॉरेन हेस्टिंग था और जेम्स ऑगस्टस हिकी। भारत में पत्रकारिता को इनिशिएट जेम्स ऑगस्टस हिकी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लूट चल रही है अंग्रेजी, ये इसी ने 2 पॉइंट सिस्टम बना दिया। एक व्हाइट आएगा, एक ब्लैक चलेगा। व्हाइट 10% आएगा, ब्लैक 80% रहेगा। ये जो ब्लैक 80% वॉरेन हेस्टिंग ले रहा था, ये कहां जा रहा था? उसके अपने पॉकेट में जा रहा था। आईसीएस की होड़ लग गई लंदन में, इंग्लैंड में। अरे पैसा कमाना है, आईसीएस बन जाओ, भारत चले जाओ। लूट शुरू हो गई। 80%, 70%, जिसको जो लूट सके लूट, राम नाम की लूट है। क्यों? अरे तो ये लाल किला आप देख रहे हैं, इसका दीवाने हम दीवाने खत बताते नहीं है। एक एक परत जो सोने से लदी पड़ी थी। आगरा चले जाओ, गाइड बताता है, ओ भाई साहब इसमें हीरे लगे हुए थे, पन्ना मोती माड़ी सारे दुनिया का जेवर जवाहरात तो इसी में लगा हुआ था। अरे आज भी इतने लुटने पीटने के बाद भी चैम्बर खोले गए पद्मनाभ मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, दुनिया दहल उठी। अरे बाप रे बाप, कितना माल धरा पड़ा है, ये अंग्रेज ले नहीं जा पाए। क्यों? ट्रावनकोर के राजा ने गणित कर दिया। 6 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का माल तो अभी उस समय, आज से 10-12 साल पहले इसका वैल्यूएशन किया गया था। अब तो हो गया होगा 25-30-40 लाख करोड़ का। भारत कितना ताकतवर देश खड़ा है, आप जरा इमेजिन करिए। इसके गांव गांव में गरीबी, आज जो लैंडलेस जिनको आप कह रहे हैं, इनके पास तो फुर्सत नहीं थी 1 मिनट की, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। जिनको कह रहे हैं पढ़ने लिखने नहीं दिया, अरे रविदास वाणी पढ़ो, रविदास वाणी मैं कहीं सुनाता हूं आपको। 54 नंबर है। मेरे लेफ्ट के मित्र इसलिए मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। मैं जो है सही सही बात बोलता हूं। ये 54 नंबर है, रविदास वाणी। कहां छपी है? राधा कृष्ण प्रकाशन से है। संत रविदास का भजन है,
चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल तुझे पढ़ाता हूं मैं, बैठ। क्या पढ़ाऊं? गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, और प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररा ममा लिखी अंक दिखाऊं। अंक लिखना तुझे बताता हूं, कैसे र म ककार कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। तो कहां लिख रहा हूं? प्रेम की पाटी और सूरत की लेखनी। पाटी देखिए कभी, आप लोग तो इस पीढ़ी पैदा हुए, हम लोग पाटी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। गांव में जो है लकड़ी की पटिया थी, उसी में भाई साहब उसको घुसते रहते थे, चमकाते थे और डोरी से ऐसा लाइन खींच करके फिर उसमें लिखते थे। कक्षा 5 तक उसी पे लिखते थे। कौन किताब कॉपी किसके पास थी? 5th तक एक पटरी पर ही सारा काम होता था, बिल्कुल जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई प्रोडक्ट नहीं। पटरी पर ही गणित हो रही, पटरी पर ही अक्षर ज्ञान हो रहा है, पटरी पर ही लिखाई पढ़ाई चल रही है। और मिट्टी से स्याही निकाल लो, वो दूधी मिट्टी स्याही है, शानदार, उसी पर लिखावट। दादा देखते थे जरा पटरी दिखा क्या लिखा है आज। थोड़ा हम लोग थे तो 2-3 पटरा लेके चलते थे, हिंदी वाला लिखते थे बढ़िया अक्षर, दादा देख के प्रसन्न होते थे, बहुत सुंदर कैलीग्राफी जो है, राइटिंग इतनी सुंदर, मोती की तरह अक्षर लिखता है। मास्टर साहब पढ़ाते थे और सब जाति के लोग पढ़ते थे। ये कह रहे हैं पढ़ती ही नहीं, कह रहे भाई साहब क्या बात कर रहे हो है? अब जो है हमारे धर्मपाल आ गए, महान चिंतक गांधीवादी। उन्होंने इंडिया ऑफिस के सेक्रेटेरिएट में जाकर के सारा डॉक्यूमेंट निकाल लिया, और द ब्यूटीफुल ट्री आप लोग मंगा लो, खरीद लो, अमेजन पे मिल जाएगी। सारा डेटा जो ब्रिटिश सरकार ने सर्वे किया था, जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी का, कोलकाता प्रेसिडेंसी का, मुंबई प्रेसिडेंसी का, अंग्रेज राज कर रहा था, 3-4 राजधानी बनाकर, सारा डेटा लिख दिया। का तमिलनाडु की बात करो, 80% भारत के अंदर 2 लाख स्कूल तो वहीं पढ़े थे। 80% बच्चे तो जिनको आप शूद्र कह रहे हैं उन्हीं जातियों से आ रहे थे, पढ़ रहे थे। आप कह रहे पढ़ने नहीं दिया। अरे गजब नेगेटिव पैदा कर रहे हो, डिवाइसिव पॉलिटिक्स। अंग्रेज चला गया, अपने काम छोड़ गया है। तो इसलिए ये मैंने 2 डेटा आपको दिया है, रैदास बानी से और डॉक्टर अंबेडकर की किताब से, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, ये छपी पड़ी है। अब एक तीसरा डेटा दे रहा हूं। ये डेटा मैंने कहा अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज की किताब है, थोड़ा समय है ना, अब 5-7 मिनट में खत्म करूं क्योंकि तो जो विलियम डनलिंपल ने लिखा कि अंग्रेज के आने के पहले अंग्रेज की हालत क्या थी, क्या ये तो बोरा पहन करके सब बैठे हुए थे झोपड़ी में, एक जो है किसी पशु के मांस का तेल बना करके दीपक जल रहा था, और ये पहली कंपनी दुनिया की बनने जा रही थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। नामे में इंडिया शामिल है? तो ईस्ट इंडिया कौन? क्योंकि कलकत्ता ईस्ट इंडिया था, और वहां से उन सब ने कंपनी बनाई, और बोरा उड़ के डोंगी लेके आए, सब डूबते उतरते मरते, क्योंकि कहे देखो अब रास्ते नहीं है कोई जीवन में। अरे पश्चिम का मौसम जानते हो, 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है, वहां की नदियां भी जो भाई सब डराती हैं, वहां का मौसम, वहां का फ्लोरा फाना है, एक से भयानक जानवर, पशु, आदमी का जीवन बड़ा कठिन था। इसीलिए बर्बरता वहां ज्यादा, बारबरी। भारत दुनिया का सबसे मीठा फल कहां पैदा होता है, कोई बताएगा? भाई सबसे मीठा फल आम है, आम में भी सबसे मीठा कौन सा है? लंगड़ा है, चीनी की तरह मीठा होता है, जरा छिलका होता है, निकाल लो खाओ बढ़िया चूस के। लंगड़ा है, मालदा है, दशहरी फीकी है थोड़ी। अब ये सोचो कि दुनिया का सबसे मीठा फल इस देश में पैदा हो रहा है, कि सर ऐसा क्यों आप बता रहे हैं? अरे मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। तो ये सोचो कि जो मिट्टी दुनिया के सबसे मीठे फल देती है, वो मिट्टी कैसे मीठे मनुष्य पैदा करती है। मीठे मनुष्य, करुणा, दया, ममता, ये नेचुरल क्वालिटीज हैं, ये ह्यूमन वर्चूज हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। और जो क्वालिटीज मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, ये आपको प्रकृति से मिलती हैं।
कोई मनुष्य इतना सुंदर, इतना उदार कैसे हो सकता है? कोई बड़ा बर्बर है? तो भारत में जैसे यूरोप के बर्बर और अरेबिक बर्बर थे, ऐसे बर्बर तो भारत में भैया बहुत थे ही नहीं, और थे तो उनका समापन भी तय कर दिया भारत ने, एक्सेप्ट नहीं किया। और ये गंगा की मिट्टी से शरीर बनते हैं। शरीर जो है, हमारे प्रोफेसर गुरुदेव कमलेश दत्त त्रिपाठी कहते थे, गुजर गए, कि शरीर मिट्टी का उत्कर्ष है, और शरीर का काम पूरा होने के बाद शरीर फिर से मिट्टी है। सवाल है, तुम्हारा शरीर किस मिट्टी से बना है? और भारत जो है, उत्तर भारत गंगा की घाटी, और इसलिए जो डेवलप्ड नेशन का कॉन्सेप्ट है, जानबूझ करके अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत को बर्बाद कर दिया, कलकत्ता से लेकर के और पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, और आप चले आओ दिल्ली तक, भाई साहब पूरा मैदान सुपड़ा साफ हो गया, एक आदमी नहीं बचा। अजनाला के कुएं की कहानी पढ़ो, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार मार के हजारों लोग जो है कुएं में डाल दिए गए। 1857 की बगावत के बाद हिंदुस्तान के भीतर इतना भीषण अत्याचार हुआ है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, भारत जो है अपनी राख में से फिर से जन्म ले रहा है। इनकी तमाम नेगेटिव पॉलिटिक्स के बाद भी भारत खड़ा हो रहा है, क्योंकि भारत इस सृष्टि पर नियत ने भारत को समाप्त होने के लिए जन्म नहीं दिया है। भारत ने समस्त सभ्यताओं को और समस्त देशों को ज्ञान का संदेश दिया है सदा सर्वदा से, और भारत अपनी उस भूमिका में फिर से आ गया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जब अयोध्या में कहा 22 जनवरी साधारण तारीख नहीं है, मैं देख रहा हूं काल चक्र घूम चुका है, उस भाषा में मुझे बड़ी उम्मीद दिखाई पड़ी। ये वो अपनी बात नहीं कह रहे, 1000 सालों का भारत मुझे दिख रहा है, ये वो नहीं बोल रहे हैं, मेरे तो मुझे तो साफ दिखता है। ये जो संतों की चिरवाणी है, भारत के आध्यात्मिक जीवन का महान प्रकाश है, उस शरीर को चुन करके उनके माध्यम से बोल रहा है कि 1000 वर्षों का भारत हमें खड़ा करना है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। मैं केवल एक उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा। किसानों की झोपड़ी नरसल और छड़ी की बनी थी, जिनके ऊपर गारा था, घर में घास जला के आग तैयार की जाती थी, धुआं निकलने की कोई जगह नहीं थी। जिस तरह का सामान उस समय एक अंग्रेज किसान के घर में होता था, जिस तरह की जिंदगी बसर करता था, उससे मालूम होता था कि गांव के पास नदी किनारे जो ऊद बिलाव मेहनत से मांद बना करके रहता है, वैसा ही ब्रिटेन में अंग्रेज रह रहा था। हाँ, ये किसने लिखा है? ये 16वीं 17वीं के इंग्लिश ब्रिटेन के इतिहास पर सुप्रसिद्ध इतिहासक ड्रेपर का लिखा हुआ है, जो उसने अपने बाप दादाओं से सुना। अरे भी मैनचेस्टर तक कहानी है, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है तब तक इनकी हालत बदतर थी। और उस समय भारत क्या था? उस समय भारत जो है, महामना मालवीय जी हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट 1916 में उन्होंने एक डिसेंट नोट लिखा था, उसमें लिखा था भारत क्या था। लॉर्ड क्लाइव ने लिखा, मैं जो है मुर्शिदाबाद को देखता हूं तो मुझे पूरे यूरोप का जो है सारी चमक फीकी दिखाई पड़ती है, कुछ भी नहीं हमारे पास। विलियम पर लिखता है, दरियागंज अरे चमचम चमचम चमक रहा था। कहे पूरे यूरोप में दरियागंज और मुर्शिदाबाद जैसे शहर ही नहीं थे। अकल्पनीय दौलत से भरा हुआ ये भारत था, जिसका सामान्य जन भी बड़े रेशमी कपड़ों से और सजा सवरा पान खा के घुला करके सेंट इतर पुत्र पोत करके बढ़िया सुंदर तरीके से शाम को निकलता था मुरेठा मार कर। ऐसा भारत था। ये लुटेरों के चक्कर में आगे भारत समाप्त हो गया। लेकिन मैंने कहा ये आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया है। अब बात यह है कि भारत खड़ा कैसे होगा। $2300 प्रति व्यक्ति आय हमारी है और $80,000 प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की। बाकी मैंने ट्रिलियन बता ही दिया है आपको। यूएसए 26 ट्रिलियन है, चाइना 19 ट्रिलियन है, जापान 5 ट्रिलियन है, जर्मनी 5.3 है, हम 3.7 पे आज की तारीख में खड़े हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं 2028 में आप जो है 8 से 9 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये घोंघा चाल चल रही है या कछुआ चाल चल रही है। एक झटके में डबल होगी इकॉनमी। आज आप 3.7 हैं और आप जो है तेजी से पिछले 5 सालों आगे आने वाले 5 सालों में ही
9 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? ये इकोनॉमिस्ट है, कोई भारत की कोई मैगजीन नहीं है, क्योंकि हमारे मित्र लोग विवाद कर देते हैं कहाँ से डेटा ले आए। ये तो इकोनॉमिस्ट है 800 रुपये मिलती है। तो इसका हर लास्ट जो पेज होता है उसमें डेटा रहता है वर्ल्ड इकोनॉमी का। वीकली मैगजीन है, मैं उसको नियमित पढ़ता हूँ। अब इसमें आप देखिए इस समय जीडीपी अमेरिका की है, ये लिख रहा है, लेटेस्ट है बिल्कुल, 3.1, चाइना 5.1, जापान 1.5, ब्रिटेन माइनस में जा रहा है 0.3, कनाडा 0.5, जर्मनी जो हमसे ऊपर है, कौन कौन ऊपर है? जर्मनी और जापान, और बाकी चाइना और अमेरिका। तो देखो जर्मनी जापान की हालत मैंने आपको बता दी। जर्मनी माइनस में है इस समय, माइनस में जर्मनी है और सारे क्वार्टर से माइनस जा रहा है। लेकिन भारत, इसकी जीडीपी इस समय कितनी है? 7.6, ये लिखा हुआ लाल रंग में रंग दिया, छोटा सा पढ़ लीजिए, 7.6 में है। और इसके क्वार्टर्स का जब आकलन करते हैं तो ये 8.8 तक पहुंच रही है साल में, कहीं कभी कभी चढ़ के 8.8 चली जाती है, पर एवरेज जो है साल का उसका 7.6 है। और इसी सेम क्वार्टर में पीछे भी इसी तरह रही है। और इस तरह से आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, बैंक में रखा जो पैसा आपने, कितना पैसा दे रही हमारे बैंक दे रहे। चाइना में अगर आपने बैंक में पैसा डाल दिया उस बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? तानाशाही है, 2.1% ब्याज मिल रहा है चाइना में। अगर आपने चाइना में बैंक में पैसा डाला तो कहते कै परसेंट मिला? 2.1। भारत दे रहा है 7.1। हम सबका पैसा बैंक में जमा है। एफडी तो 7.5 के ऊपर भी पैसा एफडी पे मिल रहा है। और लक्ष्मी योजना जो बच्चों की शुरू हुई है उस पर और ज्यादा है, 8% तक ब्याज सरकार दे रही है। तो ये दिखा रहा है कि आपका स्वास्थ्य इकोनॉमी का बड़ा मजबूत है और धीरे धीरे आप और ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा पॉलिसी में अगर हमने चेंज ला दिया तो तेजी से एक स्किल बेस्ड हमें एजुकेशन करना है, और तेजी से हो रहा है। स्टार्टअप, इनोवेटिव अप्रोचेस को, एक्सपेरिमेंट्स को हमें बढ़ावा देना है। नौजवानों को डिग्री चाहे कोई लीजिए, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग। तो प्लीज बी स्किल्ड एज पर मार्केट इज डिमांडिंग। बाजार की जरूरत क्या है उसके हिसाब से आपका स्किल क्या है। मैं सही बताता हूं, मैं तो गांव से आया, मैं पत्रकारिता में आया, बहुत बुनियादी स्तर से मैंने शुरू किया और मैं आज तक गया। स्किल क्या थी? व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 11th क्लास आई स्टार्टेड टू लर्न द टाइपिंग। मुझे अच्छा लगता था, कचहरी वचहरी में जाता था, मैं देखा कैसा खटपट खटपट करता है टाइपिंग, क्योंकि मैं भी करूंगा। और टाइपिंग करना आसान काम है, कंप्यूटर में करके देखो, लैपटॉप पर, साइंटिफिक मेथड से 6 महीना उंगली दर्द करेगी, 10 दिन 15 दिन जो है अंगूठे में दर्द होने लगेगा। क्यों? आपको साइंटिफिक मेथड सीखना है। ऐसा नहीं कि एक उंगली खटपुट खटपुट करते चले जा रहे हो, इससे स्पीड नहीं आएगी और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हम बच्चों को सिखाते हैं ये सब चीजें। तो ये जो टाइपिंग है इसने मुझे न्यूज इंडस्ट्री में एंट्री दी, क्योंकि मैंने बताया बचपन में सुलेख लिखा, प्रूफ रीडिंग की ज़्यादा समस्या नहीं थी हमारे साथ, पढ़ाई लिखाई की और समाचार लिखना सीख लिया। एक न्यूज एजेंसी में मुझे जॉब मिल गई और धीरे धीरे मैं आज तक गया। अभी परसों ही ये हमारी सागरिका घोष जी का जो है शपथ पत्र सामने आया है। उसमें उनके जो पत्रकार पति हैं हमारे साथ काम किए, राजदीप जी, वो टीवी टुडे, इंडिया टुडे में थे, टेलीविजन चैनल में, मैं आज तक में था, अगल बगल ही चैम्बर था। तो उनका जो है इनकम आपने देखा कि नहीं देखा? किसी ने पढ़ा अखबार में है? 4.5 के आसपास का, सर 4.5 करोड़। 4.5? अरे 25 करोड़ की तो एफडी पड़ी है, 50 करोड़ का मकान है। एक पत्रकार, टेलीविजन जर्नलिस्ट,
एक उदाहरण तो आ गया उनके एफिडेविट से, क्योंकि राज्यसभा में गई है टीएमसी के जरिए। वैसे सब खराब है इस देश के अंदर है, और सब मीडिया जो गोदी में बैठा हुआ है यही आरोप है। अपने राज्यसभा में चली गई, क्रिटिसिज्म करते करते। भगवान कृपा सब जाए, मैं सबको शुभकामना देता हूँ। भाई कहीं न कहीं तो जाओ, कहीं न कहीं तो जाओ, कहीं न कहीं जाओ, उसमें समस्या नहीं है। पर मेरा कहना यह है कि स्किल होने के कारण एक आदमी, खैर उनके पिताजी भैया क्रिकेट पे बड़े, दिलीप सरदेसाई नाम है राजदीप जी के पिता, तो शुरू से लोग खानदानी हैं। हम लोग गरीब परिवार से आए, गांव से आए, इसलिए हम लोग तो 25-50 करोड़ तो नहीं देख सकते, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम जिनके साथ काम करते थे डेस्क पर जी न्यूज़ में, हमारे परम मित्र, अब वो एक बड़े चैनल के चीफ एडिटर हैं। हम लोग जब काम करते थे, 2008 की बात है, 50,000 का 60,000 रुपये पाते थे, और आज की तारीख में उन्हीं का अकेले का पैकेज जो है, जब वो चीफ एडिटर बन के गए हैं तो मुँह मांगी कीमत मिली है। आप कल्पना नहीं करेंगे, 3 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज पे चले गए। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इतना पैसा मीडिया में भरा पड़ा है। क्योंकि मैडम ने कहा था कुछ बता देना, तो मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ मैडम ने तो कहा था, तो ये इतना पैसा भरा पड़ा है। ये पैसा आता कहाँ से है? अरे वो पीएचडी की है क्या मीडिया में? अरे पीएचडी से कुछ नहीं आता। पीएचडी से हमारे प्रोफेसर साहब बैठे, पूछ लो। और अगर आप जर्नलिज्म में हैं, मैं भाई साहब बता रहा हूँ, दनादन पैसा आपके पास आता चला जाएगा। इतना पैसा, क्योंकि ये युग ऐसा आ गया है। बाबा रामदेव कहते हैं, जो दिखेगा बिकेगा, और जो लिखेगा वो भी बिकेगा। जो लिखेगा वो पहले बिकेगा तब लिखेगा, पहले बिकेगा तब लिखेगा। दोनों का जो है ये एक दार्शनिक सवाल है। ये दार्शनिक सवाल है। कारण ये है, कौटिल्य ने कहा इस बात को, कौटिल्य ने कहा स्टेट क्राफ्ट को लिखते समय अर्थशास्त्र को, कि राजा को चाहिए अपने के कर्मचारी पर निगाह रखे। क्यों? कि समंदर में है मछली कितना पानी पी जाती है कौन जाने। उसी तरह से ये जिह्वा बावरी है कि भोजन तो मनुष्य पेट में ले जाने के लिए करता है, लेकिन जिह्वा पहले स्वाद लेती है, जिह्वा अपना हिस्सा ले लेती है। जिह्वा को हिस्सा दिए बगैर आप भोजन आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ेगा। ये कौन कह रहा है? कौटिल्य कह रहा है। कह रहा ठीक है, जिह्वा को जितना राइट उतना दो। अरे भाई बाकी तो शरीर को जाने दो, रोको नहीं। अंग्रेजों ने तो सब रोक दिया, कहा कोई शरीर वरीर नहीं, सब खत्म करो। जैसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खत्म किया, मूल निवासी अमेरिका में खत्म किए। पूरा अमेरिका देखो, मैं तो शिकागो गया था, वहां लेक्चर था मेरा, पूरा स्केल रख के काटा हुआ एक एक स्टेट। कैसे काटा हुआ? सब पहले वहां का जो मूल निवासी, तो सबका नाश कर दिया, सब करोड़ों की संख्या में मार डाले गए। यही काम भारत में कर रहे थे। लेकिन अब भारत अपनी मिट्टी से, मैंने कहा, रीइमर्ज कर गया है। इसलिए पहली जरूरत है, जैसा अभी सरकार ने आह्वान किया, मुझे उम्मीद क्या दिखती है कि 1 करोड़ सोलर घरों को हम इक्विप्ड करने जा रहे हैं। कि सोलार जो अल्टरनेट ये एनर्जी, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पर हम बढ़ रहे हैं, ये पूरे अरब देश और इन सबकी थरथरी मची हुई है। क्यों? पेट्रोलियम तो हम ले रहे हैं ना, हमने बताया ना। अरे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, सबसे ज्यादा खा कौन रहा दुनिया में? हम खा रहे हैं। और हम खा क्या रहे हैं? अरे पौष्टिक अनाज खा रहे हैं। कोई सांप काट करके कीड़ा मकोड़ा तिलचट्टा बिलचट्टा वहां से वो थोड़े खा रहे हैं। वो चाइना खिला रहा है सबको और रोग फैला रहा है। भारत जो है स्वस्थ चीजें खा रहा है। इसलिए दूसरी चीज है कि एनर्जी हम जो है वायबल, एक मैं प्रोफेसर वीरेंद्र विजय हैं IIT दिल्ली के, उन्होंने मास, बायोमास से सिलेंडर में गैस भरने का काम चालू किया। पता नहीं कहाँ प्रोजेक्ट रुक गया, 2007 में मैंने कवर किया था। इस तरह के प्रोजेक्ट आ जाए तो हमारे पास अपार पशुधन है। हमारा मौसम ऐसा है कि फर्मेंटेशन होता ही रहता है, गैस बनती ही रहती है। तो उस गैस को हम अगर सिलेंडरीकृत करें तो, और इस तरह से सोलर एनर्जी के प्रयोग लें, विंड एनर्जी के एक्सपेरिमेंट लें, और बायोमास बेस्ड हम एनर्जी सिस्टम को क्रिएट करें, तो भारत फिर से एक बार
एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सस्टेनेबल रास्ते पर बढ़ेगा, और जैसा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दुनिया पे मंडरा रहा है, हमें अल्टरनेट पर आना ही पड़ेगा। दूसरा है ऑर्गेनिक खेती। अभी मुझे कल एक मित्र मिले कि भाई साहब बासमती चावल हमारा अभी जीआई टैगिंग जो है दुनिया में इसकी डिमांड है, अरे सबसे खूबसूरत चावल हम पैदा कर रहे हैं, सबसे मीठा, सबसे स्वादिष्ट, सबसे खुशबूदार। कहीं अमेरिका का कोई चावल फेमस है क्या दुनिया में? आम हमारा फेमस है, चावल हमारा फेमस है। अल्फांसो का टैगिंग हो रही है, जीआई टैगिंग। तो क्यों हो रही है? क्योंकि स्पेन वाले जो पुर्तगीज थे उनको ज्यादा स्वाद उसका भाग गया। अरे कभी लगड़ा खा के देखो, अल्फांसो फेल हो जाएगा है? लेकिन वो भी बढ़ रहा है। शुद्ध आम तो बढ़िया आम तो हमारे खरीदार और दुकानदार बता रहे, भाई साहब मंडी से सारा आम तो विदेश जा रहा है, सारा सेब विदेश जा रहा है, सारा केसर विदेश जा रही है, यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ तो वही छुट्टा बच रहा है। चाय विदेश जा रही है, सबसे बढ़िया चाय का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों? सुजलाम सुफलाम धरती है। और इसलिए अनाज में भारत कब का जो है स्वावलंबी हो चुका है, दुनिया को भर के खिलावे हम। यहाँ तो बताओ 400 रुपया किलो आटा पड़ोस से बिक रहा था, मार मची हुई थी भाई साहब। पाकिस्तान में अभी पिछले साल ही की तो बात है। लेकिन भारत में भाई साहब विपक्ष को समस्या इस बात की है कि ये क्यों जो है फ्री फंड बांट रहे 80% लोगों को, अनाज दे रहे, राशन फ्री में। भैया जी रुक जाओ अच्छा दूसरा कार्यक्रम है मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत जो है बहुत तेजी से शिखर पर चढ़ने जा रहा है, और इसमें दो राय नहीं है। जैसा मैंने कहा 8-9 ट्रिलियन 2028-29 में लेके हम खड़े हो जाएंगे। इसका मुझे सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि देखो हम राज्यवाद नहीं कर रहे, प्रांतवाद नहीं कर रहे, लेकिन अब सच बता रहे, हमारा उत्तर प्रदेश जग गया है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे इस समय दुनिया भारत में कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? 65 मेडिकल कॉलेज फंक्शन है, 27 बनने को तैयार है। तो उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा गंगा की वैली फर्टाइल कहाँ है? लंगड़ाम कहाँ पैदा हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश जग गया है। अब तक भारत के पश्चिमी प्रदेश विकसित है। आज मेरा मित्र महाराष्ट्र गया, नासिक, करे भाई साहब ये तो पहले से विकसित है, इसको कौन विकसित करेगा? ऑलरेडी डेवलप्ड। वहां 2047 में जाने की जरूरत है। 2047 की जरूरत झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को है। और अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम पहला स्टेट है जो ऑर्गेनिक खेती में दुनिया में टॉप कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ऊर्जा की दृष्टि से वायबल हो जाएं, ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दें। हमारी जो अल्टरनेट मेडिसिन है, जो ट्राइबल मेडिसिन है, जो हमारी अल्टरनेट चिकित्सा पद्धतियां हैं, एलोपैथ पैसा ले कौन जा रहा है? अरे पेट्रोलियम पैसा घींच के बाहर ले जाता है, टेक्नोलॉजी पैसा घींच के बाहर ले जा रही है। पहली बार भारत के अंदर हथियार, गोला बारूद और डिफेंस एक्सपो लगा करके भारत के अंदर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लगा करके हथियार पैदा करने की दृष्टि से और हथियार सप्लाई करने की दृष्टि से भारत खड़ा हो रहा है। तो मैं समझता हूं सभी मोर्चों पर एक जो खतरा मैंने कहा, चरित्र, हाँ, वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति, चरित्र की रक्षा करो। ये चरित्र चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। चरित्र अगर है तो ये पैसा आता है, चला जाता है, फिर आ जाएगा। भारत ने युगों की यात्रा में देखा है, लेकिन चरित्र चला गया फिर नहीं आएगा। और इसलिए पश्चिम का जो कलुष प्रवाह है वो चरित्र को नष्ट करने में लगा है। तो मैं समझता हूं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है इसमें करेक्टर को जो है असिस्नेट न हो, करेक्टर हमारा बचे। इस ओर भी हमको टेक्नोलॉजी, हमारे युवाओं का ये विशेष चिंतन होना चाहिए कि हम ऐसा टूल टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि हम सारे डिजिटल को पूर्ण फ्री कर दें, पूर्ण मुक्त। इसने, पश्चिम ने बड़ा भारी खतरा खड़ा कर दिया हमारे सामने। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को चुनौती है, तो उसको अगर हम बचा ले गए तो हमारे बच्चे, प्रकृति ने जो उनको सहज उदार गुण दिए हैं उसके आधार पर समस्त विश्व को गले लगा लेंगे। कोई हमारा पराया नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलना बहुत था, लेकिन मैं यही समाप्त कर रहा हूं।
हैं।